देखो मैं पहले ग्रीट कर ही लेता हूँ सभी को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रक्षित शर्मा एंड वेलकम टू जेएंडके कॉम्पिटिटिव चैनल। और आज हम क्या करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी के बारे में। ठीक है, ये पॉवर्टी में यहाँ पे कंसेप्चुअल बहुत कम है, ज़्यादातर आपको फैक्चुअल याद ही रखना है, तो थोड़ा सा बोरिंग में भी लगे पर क्या करें, सिलेबस में पढ़ना तो पड़ेगा। दिखाई तो दे रहा है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? ज़्यादा छोटा है क्या? छोटा है। अब ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। पॉवर्टी, सबसे पहले आपको पॉवर्टी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। Poverty is the lack of sufficient money to meet the minimum standard of living, including food, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ। उससे पहले आप दोनों म्यूट कर लो ताकि मुझे कोई अननेसेसरी आवाज़ ना आए। हेल्थ एंड एजुकेशन। अब आपको सबको पता ही है कि पॉवर्टी क्या होती है बेसिकली, कि आपके पास सफिशिएंट मनी नहीं है ताकि आप बेसिक मिनिमम नेसेसिटीज़ जो हैं आपकी, वो आप भी पूरी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे कि हो गया, आप फूड नहीं खरीद पा रहे हो, क्लोथिंग, शेल्टर, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ये कॉमन सेंस है। और ये फैक्टर कुछ क्या होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबल, ये तो नॉर्मल बात है, आपको ही पता होगा। ये पुअर फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस लार्ज पॉपुलेशन। जितना ज़्यादा टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस होगा, इवेजन क्या हो गया, ये आप क्या कर रहे हो, इलीगल तरीके से आप दे नहीं रहे हो टैक्स। आप क्या कर रहे हो, आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, लेकिन उसमें आप एक टैक्स भी नहीं दे रहे हो, 1 रुपया भी नहीं दे रहे हो। तो टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है कि आप, ये लीगल मेथड है, लीगल मेथड के थ्रू आप क्या कर रहे हो, टैक्स को बचा रहे हो। दोनों में डिफरेंस ये है। तो अगर आपके पास, गवर्नमेंट के पास टैक्स कम आएगा तो गवर्नमेंट उतना ज़्यादा क्या करेगी, काम ज़्यादा वेलफेयर चला नहीं पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा, तो आप ऑब्वियस सी बात है, हम क्या रहेंगे, ज़्यादा गरीब रहेंगे। गवर्नमेंट क्या क्या करती है, पब्लिक हेल्थ केयर क्रिएट करती है, लाइक हॉस्पिटल्स, एम्स हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, हाउसिंग, वाटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जब पूरा रहेगा तो उस टाइम इंसान पूरा ही होता है। एजुकेशन आउटकम्स, जब तक एजुकेशन आउटकम्स पूरे रहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉवर्टी को हटाने का तरीका क्या है, सबसे पहले एजुकेशन लेना, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। इलिटरेसी, लैक ऑफ वोकेशनल स्किल, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियस सी बात है। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये कुछ टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे क्या एग्जांपल हो सकती है, हमारे इंजीनियर्स। जो इंसान इंजीनियरिंग करके आके किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर एज अ पढ़ा रहा है, वो क्या अंडर एम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वो इंजीनियर वाली है, बट वो क्या कर रहा है, अपनी कैपेसिटी से बहुत कम काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, प्राइवेट स्कूल का टीचर लगा हुआ है। या किसी इंसान के पास पीएचडी की डिग्री है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, पीएचडी करने के बाद कोई टैक्सी चला रहा है या कुछ कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि आप क्या कर रहे हो, आप अनएम्प्लॉयड तो हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि आप अनएम्प्लॉयड हो। कैसे? जैसे कि मान लेते हैं कि आपके घर में 4 से 5 मेंबर रहते हैं, अडल्ट मेल रहते हैं, ठीक है, और आपके पास एक 5 एकड़ की ज़मीन है। आपके पास 5 एकड़ की ज़मीन है और आपके पास, आपके घर में कितने, 4 to 5 मेल अडल्ट रहते हैं। अब ये 4 to 5 मेल अडल्ट क्या कर रहे हैं, इसी 5 एकड़ में ज़मीन में काम करते हैं। और जब वो काम करते हैं तो वो हर साल कितना उगाते हैं, मान लेते हैं 100 kg वीट उगाते हैं, ठीक है। अगर वो 100 kg वीट उगा रहे हैं और हम क्या कर देते हैं, इन 4 से 5 में से क्या करते हैं, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, मान लेते हैं किसी को काम पड़ गया, जब बीमार पड़ गया तो इनमें से सिर्फ 2 ही रह गए, 5 में से सिर्फ 2 रह गए, क्योंकि 3 का हो गया बीमार हो गए या कहीं काम के लिए चले गए। और उन्होंने देखा कि एट द एंड ऑफ द सीजन तब भी 90 kg के आसपास ही वीट उग रही है, जब ज़्यादा ज़्यादा कम हो भी गई तो कितनी, 95 kg के आसपास उग रही है। इसका मतलब क्या है कि इन 3 मेंबर्स की तो ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये 3 मेंबर यहाँ काम नहीं भी करते तब भी अच्छी खासी इतनी प्रोडक्टिविटी होनी थी। तो ये तीनों काम जब कर रहे हैं तब तो इम्प्लॉयड तो लग रहे हैं, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट दे नहीं रहे, उसे हम क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी एग्जांपल क्या होती है, हमारा
हमारी एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर की एट लीस्ट 50% ऑफ अवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, बट एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स ओनली 17% ऑफ द जीडीपी। अभी हम क्या चाहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर से जो पॉपुलेशन है, जो 50% पॉपुलेशन है, वो हमारी कहाँ पे जाए? मैन्युफैक्चरिंग में, ब्लू कॉलर जॉब्स में। ठीक है, उसके बाद होता है एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी, मान लेते हैं हम 1990s का टाइम चल रहा है। ठीक है, 1990s में हर काम क्या होता था? हर चीज का, बैंकिंग से लेके स्कूल से लेके हर कोई काम क्या होता था? मैनुअल होता था। आप क्या करते थे? एक्सेल सीट बनाते थे, और उसी में हर चीज क्या करते थे? हार्ड कॉपी में लिखते थे। बट 1990s के बाद किस चीज की इंट्रोडक्शन है? कंप्यूटर की। जैसे ही कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ, जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था वो बेकार हो गए इस जगह में। अब जो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट तो कह रही है उनमें पैसे लगाएगी, उनको सिखाएगी, हर चीज करेगी। पर 5 मिनट के मान लेते हैं प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर ने क्या करना है? उनको लात मार के बाहर निकाल देना है। और जैसे ही वो उनको बाहर निकालेगी तो अब उनका अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज की वजह से आएगी? स्ट्रक्चर की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रही है, उस चीज की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है, हम उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारी कौन सी हो जाती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहता है, इस टाइम हम मान सकते हैं कि हम जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं JKPSI की, हम क्या अनएम्प्लॉयड है बेसिकली। इस टाइम हम क्या कर रहे हैं? एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारी ग्रेजुएशन तो हो चुकी है। अब ग्रेजुएशन से लेके जो हमारा टाइम पीरियड है किसके बीच का? जब तक हम जॉब ले रहे हैं, उस टाइम पीरियड में हम जो अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स की होती है। अगर आपसे वो पूछ ले, क्योंकि आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन सी टाइप की होती है, ये नहीं पूछेंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है, और फिर क्या कर देंगे? नीचे 4 स्टेटमेंट दे देंगे जिसमें आपको डिसगाइज्ड की भी एग्जांपल, मतलब डेफिनेशन डाल देंगे। आपको हर हर किसी अनएम्प्लॉयमेंट की क्या डाल देंगे? डेफिनेशन डाल देंगे। एक और अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसको हम कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? कि जब रिसेशन पीरियड आता है तब ऑब्वियस सी बात है क्या, मतलब रिसेशन पीरियड क्या होता है? कि जब ग्रोथ कम हो जाती है। रिसेशन पीरियड में क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई साइड से क्या करेंगे? उनको क्या करना पड़ेगा? अपने पैसे मेंटेन रखने के लिए, अथवा प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए सप्लाई साइड वालों को, लोगों को निकालना पड़ेगा। तभी आपने सुना होगा 2020 के आसपास क्या हुआ था इंडिया में, जब थोड़ा रिसेशन आना स्टार्ट हो गया था, तो मोटर कंट्रीज ने, जो किससे बिलोंग करती है, कार होगी, जो मतलब कोई भी अगर कार होगी, हम मान लेते हैं मोटर बाइक्स वाली, इस टाइप की जो हमारी कंपनीज थी, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? हमारी कंपनीज के नाम कौन से? मारुति होगी, एट द सेम टाइम होंडा कंपनी जो थी। ठीक है, उन सब ने क्या करना शुरू कर दिया था कि अपने एम्प्लॉयज को क्या करना शुरू कर दिया था? निकालना शुरू कर दिया था। ठीक है, अभी किस चीज़ की वजह से निकाला उन्हें? साइक्लिक। क्यों? क्योंकि इस टाइम डिमांड बहुत कम है, और जब आपकी डिमांड कम होगी तो आप इतनी ज़्यादा सप्लाई करके करेंगे ही क्या मार्केट में? ठीक है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। अगर मार्केट में सिर्फ 5 साइकिल्स की ज़रूरत है या 5 कार की ज़रूरत है, और आप दिन की 500 बना रहे हो, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि लेने वाला कोई नहीं है। हर चीज़ डिपेंड करती है किस पे? डिमांड पे डिपेंड करती है। इसको अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो? आप उतनी ज़्यादा बेच सकते हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक। साइक्लिक। अब साइक्लिक में आप बोलोगे ठीक है, साइक्लिक तो ऐसे होता है, मतलब एक तरीके से अल्टरनेट करंट की तरह, ये नीचे तो गिर गया, बट अब सेम टाइम में जब रिसेशन हटेगा, जब इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है एट द सेम टाइम डिमांड भी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज़्यादा उनको क्या करना पड़ेगा? और ज़्यादा मैन्युफैक्चर करनी पड़ेंगी। अब मे बी उनकी कैपेसिटी 500 कार से करके उन्होंने कितनी कर दी थी? 250 कार के आसपास कर दी। क्यों? क्योंकि रिसेशन में इतनी बिक नहीं रही थी। अब अचानक से डिमांड 500 कार की हो गई है, अब उनको वापस क्या करना पड़ेगा? 250 कार और ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा? वो उतनी ज़्यादा डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक। जो टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे चलती रहती है। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग
ऑब्वियसली बात है हमारी इधर इंडिया में फैमिली प्लानिंग की, तो उससे पहले अनहाइजेनिक स्लम्स डिजीज। देखो अनहाइजेनिक ऑब्वियसली बात है, स्लम जितनी ज़्यादा डिजीज होगी, अगर मान लेते हैं कोई एक हेल्दी इंसान है, वो हेल्दी इंसान जॉब करता है, वो एक साल में एट लीस्ट अगर मान लेते हैं कि 65 भी छुट्टियां मारता है, चलो जो संडे की होती है कुछ भी होती है, तो 300 डेज वो प्रोडक्टिव काम करेगा। बट अगर वो अनहेल्दी है तो इन 300 डेज से भी कम से कम उसने 20 से 30 डेज तो खाने ही है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी उतना वो जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट करवाएगा। ठीक है, इससे अनहेल्दी इंसान भी डिजीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लॉज वेस्ट करेगा, अपनी वेजेस को लॉस्ट कर देगा, सेविंग उसके लॉस्ट होंगी, स्कूल डेज लॉस्ट होंगे, ऑब्वियसली बात है। फैमिली प्लानिंग जितनी कम होगी, बर्थ रेट ज़्यादा होंगे, चाइल्ड लेबर उतनी ज़्यादा होगी, एजुकेशन कम मिलेगी। जितनी ज़्यादा लार्ज फैमिली होगी, इनसफिशिएंट फूड, क्योंकि अब हर किसी को, अब इतनी ज़्यादा महंगाई है तो हर किसी को न्यूट्रेंट रिच फूड इतना मिलना मुश्किल हो जाएगा। जब न्यूट्रेंट रिच फूड नहीं मिलेगा तो आपको माल न्यूट्रिशन जाएगा। एक बार आपको माल न्यूट्रिशन हो गया तो आपकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब आपकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी कम होगी तो आप फिर इसी ब्रैकेट में आ जाओगे। किस ब्रैकेट में? कि आपको 300 जहाँ पे डे आप प्रोडक्टिव काम करते थे, अब आप इतना करते हो सिर्फ 270 डेज या 250 डेज या मे बी 200 डेज, इतना प्रोडक्टिव काम कर पाते हो। और ये ओवर डिफरेंट डिफरेंट आपने क्या कि कभी कभी क्या होता है, मानसून चेंज होता है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की वजह से। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। देखो, पर पुअर पर्सन डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय गुड फूड। ऑब्वियसली बात है, उसके पास इतना नहीं होता कि वो गुड फूड बाय कर सके, एजुकेशन ले सके। हिज प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो, क्योंकि जब तक आपको गुड फूड नहीं मिलेगा, अभी मैंने बोला कि आप माल न्यूट्रिशन आपको हो जाएगा। एक बार आपको माल न्यूट्रिशन हो गया, आपकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर आपके पास एजुकेशन है, जितनी ज़्यादा आपके पास एजुकेशन होगी उतनी आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपको पता होगा मुझे क्या आगे करना है क्या नहीं करना है, आपके पास डिफरेंट फील्ड्स खुल जाएंगी। इस प्रोडक्टिविटी तब तक उसके कम रहेगी। लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज आल्सो एक्सप्लेन्ड टू द विशियस साइकिल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब ये सिंपल सी बात है, अब सप्लाई साइड से बताया कि डिमांड साइड से बताया हुआ है। पुअर पर्सन हैव लो इनकम, लो सेविंग्स, लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब उसकी इनकम कम है तो उसकी सेविंग्स भी कम होगी, जब उसकी सेविंग्स कम है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होगी। ही कैन नॉट स्टार्ट और एक्सपैंड बिजनेस टू इंक्रीज हिज इनकम, क्योंकि आज तक आप, अभी मैं आपको बोलूँ कि अगर आप क्या कर रहे हो, क्यों जॉब के पीछे पड़ो, एक काम करो, आप क्रिएट करो अपना एक बिजनेस। और आप बोलोगे पैसे कहाँ से लाएं? जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तब तक आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। और डिमांड साइड में क्या प्रॉब्लम होती है? वही सेम, अगर आपकी लो इनकम है तो आपकी डिमांड भी उतनी कम होगी। ठीक है, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि इतनी डिमांड नहीं है। तो अगर फ्रिज अगर बाई चांस हमने लाया था, मान लेते हैं कि 20 साल जो पहले फ्रिज था और आज के फ्रिज में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, चेंज है। क्या चेंज है? उस टाइम सिर्फ एक सिंगल डोर होता था, आजकल डबल डोर आए हुए हैं और अलग अलग से फीचर आ गए, डिजिटल वगैरह। अगर इसकी डिमांड ही नहीं होती तो हम क्या करते? इतनी मैन्युफैक्चरिंग उसकी होती नहीं। म्यूट करो। म्यूट। इकोनॉमिक नोवेल। अब देखो, ये चीज़ याद रख लेना, ये हो सकता है कि मैं भी आपसे पूछ लें, क्यों? क्योंकि ना इंडिया एक इंडियन है जिसको ना नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स में। पीस नहीं मिला, नोबेल प्राइज़ मिला किसमें? इकोनॉमिक्स में। आप कम से कम ज़्यादा मत याद रखो, कम से कम उस इंसान का नाम याद रख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल नोबेल प्राइज़ मिलता किस में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, और जिसको मेडिसिन भी कहते हैं, लिटरेचर। और पाँचवा कौन सा? फिफ्थ। और 1968 के आसपास उन्होंने लास्ट में ऐड किया क्या? नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जो अभिजीत बैनर्जी है उसको किस में मिला है? इकोनॉमिक्स में 2019 में मिला। सिर्फ उसी को नहीं मिला, उसकी वाइफ को भी मिला था और उसका एक फ्रेंड भी है यूएसए का, उसका नाम आपको याद रखने की चाहिए जरूरत ना हो, कम से कम अभिजीत बैनर्जी याद रख लेना। और उसको मिला क्यों? उनको मिलने की कोई तो कोई रीज़न होगा ना, वो मे भी आपसे वो भी पूछ सकते हैं। उसको उनको इसलिए मिला क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बताई, किसकी? कि पॉवर्टी को एलिविएट कैसे किया जा सकता है। इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि एक तो अभिजीत बैनर्जी है, ऊपर से उनको क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और किस लिए मिला है? पॉवर्टी एलिविएट करने के लिए। उन्होंने क्या बताइए? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बताइए कि आप एक्सपेरिमेंट बेसिस में, प्रैग्मेटिक अप्रोच। ऐसे नहीं है कि उन्होंने हवा में कोई चीज़ बोलते हैं, प्रैग्मेटिक अप्रोच बताइए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि हाँ, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हो। तो ये नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2019 विनर suggested we should divide poverty into smaller and manageable questions। मैं बोला कि हम क्या करें? स्मॉल एंड, क्योंकि अगर आपके पास क्या है, अगर आप जेके पीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो
तो अगर आप मुझसे बोलो कि हमने क्या करना चाहिए, हम कैसे क्वालिफाई करें, तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। मैं बोलूँगा हाँ, पॉलिटी के लिए ये पढ़ो, हिस्ट्री के लिए ये पढ़ो, इकोनॉमिक्स के लिए ये पढ़ो, आपको रीजनिंग यहाँ से करनी चाहिए, मैथमेटिक्स में ये टॉपिक करने चाहिए, कोई भी चीज़ हो रही है। तो ये सब क्या हो गया, आप क्या कर रहे हो, उनको स्मॉलर चंक्स में बांट रहे हो, उनको मैनेज कर रहे हो कि हाँ पहले मैं एक चीज़ कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं दूसरी चीज़ की तरफ चलूंगा, फिर मैं तीसरी चीज़ की तरफ चलूंगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, मेरा जेकेपी सही निकल। इन्होंने वैसे ही बोला हम ऐसे पॉवर्टी को टैकल कर सकते हैं। हाउ कैन वी इम्प्रूव एजुकेशन आउटकम्स, एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मतलब इसी तरीके से उन्होंने बताया कि हम इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, इसलिए आपको लाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा इसमें। अब बात कहाँ पे आती है, एक मैंने आपको क्या बोला कि आपको अभिजीत बैनर्जी का नाम याद रखना है, और दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, ये जो वर्ल्ड बैंक कोई दो तीन चीज़ें बोल रहा है। एक क्या बोल रहा है कि 21% ऑफ द इंडियंस आर पुअर। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि अगर इंडिया में पुअर की नंबर कितना, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, परसेंटेज क्या है, तो आप बोल सकते हो 21% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज पुअर। और एट द सेम टाइम इन्होंने क्या रखा हुआ है, वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया क्या है, उन्होंने उनके लिए बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होती है, उन्होंने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल जो हर दिन का $1.90 से कम क्या कर रहा है, खर्च रहा है अपने ऊपर, वो क्या गरीब है। $1.90 कितने के आसपास हो गया, 75। हाँ ये कुछ 160 के आसपास, 160 रुपीज़ के आसपास। अगर आप 160 रुपीज़ के आसपास अगर इससे लेके खाने से लेके फूड से लेके शेल्टर से लेके क्लॉथिंग से लेके एजुकेशन से लेके कोई भी लेजर के लिए एक्टिविटी करते हो, कुछ भी करते हो, अगर उसमें आप पर डे का 160 से कम खर्च रहे हो, आप क्यों गरीब हो। और आपको ये याद रखना है कि 1.90 किसने बोला है, वर्ल्ड बैंक ने, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो अ पर्सन हु स्पेंड लेस देन एब्सोल्यूट अमाउंट, अब देखो ऑब्वियसली बात क्या है कि जो पर्सन इतना कम नहीं कर पा रहा है, वो क्या पुअर है, वो किसके अंडर आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन के बीच। तो स्पेंडिंग 1.90 इज अ नॉन पुअर। अब देखो एट द सेम टाइम आप बोलोगे कि $1.90 तो लिखा हुआ है, वो पुअर नहीं है इतना जो खर्चता है, लेकिन जो 1.89 है क्या वो भी पुअर नहीं है। मैं बोलूँगा नहीं नहीं, इन्होंने एक स्पेसिफिक अगर लाइन दी, अगर आप 1.89 भी कमा रहे हो तो वो आपको पुअर ही बोलेंगे, क्योंकि उनको एक क्या रखनी थी, एक लाइन रखनी थी, इसलिए इन्होंने की ये लाइन है। अगर आप 1.89 कर रहे हो आप तब भी पुअर हो। इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजोर पॉवर्टी। दो टाइप की पॉवर्टी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होगी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगी अगर आपको मैं, आपने जब मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सेम डिफरेंस है, कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट टर्म में हम क्या बोल रहे थे कि कितना पानी में प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है एक इसमें एयर मास में, वो क्या बताता है आपको, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और इधर भी वही टर्म है, अगर आप एक एब्सोल्यूट टर्म देते हो लाइक $1.90, अगर आप खर्च रहे हो तो आप पॉवर्टी के अंदर नहीं आ रहे हो, अगर इससे ज्यादा इससे कम खर्च रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के अंदर आ रहे हो। तो ये एक एब्सोल्यूट टर्म होगी। बट रिलेटिव क्या होगी, रिलेटिव ये होगी कि मैं रक्षित, मैं एक दिन में कितना खर्चता हूँ, मान लेते 500 रुपया, तो मैं क्या हूँ, इस डेफिनेशन से मैं अमीर हूँ भाई, अमीर नहीं हूँ मतलब पुअर नहीं हूँ। तो मान लेते हैं कि मतलब मैं ठीक है, मतलब मिडिल क्लास में आ रहा हूँ। अब मान लेते हैं क्या, कोई एक मिस्टर एक्स है, वो एक दिन के कितने कमा रहा है, 50,000, एक दिन के वो 50,000 कमा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हम उसको क्या बोलेंगे, वो रिच है। ठीक है, मैं पुअर नहीं हूँ, चलो मैं कितना लोअर मिडिल क्लास मान लेते हैं, पर ये पर्सन तो जो पर डे का 50,000 कमा रहा है वो तो क्या है, रिच, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये भी आपको पुअर लगने लगेगा जब मैं इसको किससे कंपेयर करवाऊंगा, मुकेश अंबानी से। हम क्या कर रहे हैं, दो ले रहे हैं, कोई भी टर्म्स, कोई भी अगर हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई भी हम पर्सन ले रहे हैं, और जब हम दोनों के हिसाब से बोल रहे हैं, उस हिसाब से हम बताते हैं क्या कि वो इंसान पुअर है या नहीं है। क्योंकि कोई भी इंडिया में अगर कोई भी इंसान रह रहा है ना, तो मुकेश अंबानी के अगर हम उसको इस साथ साथ
कंपेयर करें या अडानी ग्रुप के साथ कंपेयर करें, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास चाहे करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, पर वो क्या है, गरीबी है। उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट का पता चल गया, एब्सोल्यूट एक सिंपल टर्म दी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। रिलेटिव का पता चल गया, जब हम दो को कंपेयर करते हैं, तो इस रिलेटिव पॉवर्टी को हम बेसिकली नापते कैसे, जब हम कैसे करते कैसे। रिलेटिव को करने का एक तरीका है कि मान लेते हैं एक सोसाइटी में 100 पीपल रहते हैं, या 10 कर लेते हैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। 10 पीपल है, हम क्या करते हैं, जो सबसे कम कमाता है वो कितने कमाता है पर डे के, $5 मान लेते हैं। तो जो सबसे ज्यादा कमा रहा है वो कितने कमा रहा है, $100 कर। अब इसी के बीच कोई कमा रहा है $6, कोई कमा रहा है 8, कोई कर रहा है 10, ऐसे 20 कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इन सबका एक तरीके से एवरेज लेते हैं। एवरेज भी नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं लेते, क्योंकि अगर ये 100 ऑब्वियसली बात है तो पॉवर्टी लाइन इतनी ज्यादा पहुंच चल जाएगी। हम एक क्या करते हैं कि लाइन सेट कर देते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ इस लाइन के मुकाबले ना जो कम कमा रहा है वो क्या पुअर है, और इस लाइन के मुकाबले जो ज्यादा कमा रहा है वो क्या अमीर है। मान लेते हैं यहाँ पे $10 वाला इंसान था, यहाँ पे $15 वाला इंसान था, और यहाँ पे क्या आ गया $20, यहाँ पे क्या आ गया $18। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 18 से क्या कर रहा है, ज्यादा कमा रहा है, वो अमीर होना शुरू हो गया, मतलब वो पुअर नहीं है। अब चाहे वो 18 से 20 भी कमा ले, 25 कमा ले, कुछ भी कमा ले। अब हमने क्या किया, रिलेटिव टर्म में बताया, क्योंकि हम सबको कंपेयर करके एक टर्म रख लिया। एब्सोल्यूट टर्म हमने क्या कर ली, हमने एक सिंपल सी वैल्यू दे दी, रिलेटिव में हमने दो को कंपेयर कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। वही सिंपल सी बात है, क्या बोल रहे हैं कि पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं कि हमारी कितनी वो पॉवर्टी है। इन 2011 इंडिया वाज 21.2% पॉपुलेशन क्लासिफाइड एज पुअर बाय द वर्ल्ड बैंक। अभी हमने ऊपर बात की। इन एब्सोल्यूट फिगर्स इंडिया वाज द होम ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। एब्सोल्यूट फिगर में क्या बात की जाए, इंडिया ना सबसे ज्यादा इंडिया में पुअर थे, क्यों। मान लेते हैं कनाडा की कितनी पॉपुलेशन है, 1 लाख, तो 1 करोड़ कर लेते हैं, 1 CR। इंडिया की 5 मिनट के लिए मान लेते हैं 100 CR है, चाहे 130 करोड़ के आसपास है, बट 100 CR मान लेते हैं। कनाडा की 1 CR होगी, तो कनाडा की 10% पॉपुलेशन को अगर हम गरीब बोलें और इंडिया की 10% पॉपुलेशन को गरीब बोलें, तो दोनों में फर्क बहुत है, क्योंकि ए का 10% कितना हो गया 10 लाख, और दूसरे के 10% पॉपुलेशन 10% कितना हो गया 10 करोड़, और इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। और उस टाइम ना इंडिया 2018 तक ना सबसे ज्यादा क्या चल रहा था, इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब चल रहे थे। बट 2018 में ना नाइजीरिया ने हमें टू कवर कर लिया है, इसलिए इंडिया ना सेकंड लास्ट अब आ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा जो इंडिया में मतलब वर्ल्ड में पुअर है, मतलब नाइजीरिया हमसे भी क्या ज्यादा पुअर, उसमें नंबर ऑफ पुअर हमसे भी ज्यादा है। तो हमेशा याद रखना कि कहीं उन्होंने बोल दिया कि इंडिया सबसे ज्यादा पुअर कंट्री है, तो ऐसा गलत होगा, क्योंकि नाइजीरिया में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक एम्स टू एलिमिनेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि हमने 2030 तक एटलीस्ट क्या करना है, एक्सट्रीम पॉवर्टी को क्या करना है, खत्म करना है। और एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होगी, जो आप क्या कर रहा है कोई भी इंसान $1.25 से कम कमा रहा है, वो कितना किस में आ गया, एक्सट्रीम पॉवर्टी में। एंड दे पब्लिश्ड अ रिपोर्ट टाइटल पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी इन 2006-2008, और ये उन्होंने इस ईयर में चलाई थी, छोड़ो हमें डाल। देखो अभी हमने रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर ली है। हाउस होल्ड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है, ठीक है। एंड एनुअल इनकम ऑफ हाउस होल्ड अर्निंग, उन्होंने बोला कि अगर इतने परसेंट से आप क्या कर रहे हो, अगर आप X% ले लिया, आपने एक मीडियन रख लिया उस इनकम का, उन्होंने बोला कि उससे आप क्या कर रहे हो, कम कमा रहे हो, तो आप क्या क्लासीफाई कर रहे हो एज अ पुअर। और वो हमारी कंट्रीज के लिए नहीं है, वो यूके टाइप कंट्रीज के लिए, कि हम ज्यादा पॉवर्टी के इसमें मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट टर्म में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। दस इज मेजर द पॉवर्टी रिलेटिव और कंपेयर टू हाउ मच अदर्स आर अर्निंग। हम अदर के कंपैरिजन में देख रहे हैं, ना कि हम एक एब्सोल्यूट टर्म में देख रहे हैं। देखो यूएनडीपी की रिपोर्ट से हम 28% ऑफ इंडियन आर पुअर, और आपको इसमें देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। पर आपको ये पता होना चाहिए कि यूएनडीपी की एक चीज इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, उनका एक आता है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, जिसके बारे में आई थिंक आपने पक्का सुना होगा, क्योंकि काफी ज्यादा फेमस है। और मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में ना हम क्या करते हैं, सिर्फ मनी को लेके नहीं चलते। हम ये नहीं बोलते कि आपके पास इतनी मनी है तो आप क्यों अमीर हो या गरीब हो। हम क्या देखते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं कि आपके पास ये चीज भी है, वो भी है। अब हम किस किस चीजों की बात कर रहे हैं, अब हम आगे देखते हैं उसके बारे में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लुक बियॉन्ड द इनकम, सिर्फ इनकम मैटर नहीं करती,
टू अंडरस्टैंड हाउ मच पीपल एक्सपीरियंस पॉवर्टी इन मल्टीपल वेज। हाउस होल्ड सर्वे विद सेट ऑफ 10 क्वेश्चन, उनको देखो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्प्रेड अक्रॉस 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में आपको पूछेंगे क्या, कौन कौन से, एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड। और इन्हीं 3 डायमेंशन में आपको उन्होंने क्या किया, उनको अनदर आगे भी बाइफरकेट किया और उनके बाइफरकेट करके उनके 1 1 2 2 या 3 4 उनके आगे के लिए ऑप्शन रखे हुए हैं। फिर आपसे पूछते हैं कि आपके पास वो चीज़ है कि नहीं है। जैसे देखो हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। अब हेल्थ में क्या क्या आ गया, अब ये नहीं पूछेंगे आप हेल्थी हो, इतना नहीं पूछेंगे, बोलेंगे कि हेल्थ में आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको माल न्यूट्रिशन तो नहीं हुआ है, वो मैटर करता है। एट द सेम टाइम आपके एरिया में चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है, वो भी मैटर करता है। ये अगर आपके दोनों फैक्टर क्या है, बहुत कम में, मतलब न्यूट्रिशन आपका क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको न्यूट्रिशन बिल्कुल अच्छा मिला हुआ है, आपके इधर माल न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपको इस जगह टिक मिलेगा, बोलेंगे हाँ भाई कम से कम 10 में से 1 नंबर आपको मिलेगा। और एक लिमिट उन्होंने रखी है कि अगर एक लिमिट के अंदर अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी हो रही है तो बोलेंगे ओके, इतनी लिमिट हम परमिसेबल लिमिट हो गई है, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं मरने चाहिए, वहाँ पे भी आपको टिक मिल जाएगा, तो आपको एक और नंबर मिल गया, 2 नंबर हो गया। अब एजुकेशन में आपसे 3 चीज़ें पूछते हैं, तो ये नहीं बोलते कि आपको पढ़ना लिखना आता है कि नहीं, वो पूछेंगे कि ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है आपकी, आपने कितने साल स्कूल पढ़ा है। ये नहीं है कि आपने नर्सरी से पढ़ना शुरू किया और 5th क्लास में आके आपने स्कूल छोड़ दिया, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहे आता है, लेकिन आपको एजुकेटेड नहीं बोला जाएगा। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपने एडमिशन ले लिया, क्लास तो आप 12 तक पहुंच गए हो, लेकिन आपने हर क्लास में अटेंडेंस आपकी सिर्फ 10% है, तो फ़ायदा नहीं होने वाला है। तभी आपको वहाँ पे क्या चेक करते हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग एट द सेम टाइम स्कूल अटेंडेंस। और फिर लिविंग स्टैंडर्ड की बात चल रही है। अब लिविंग स्टैंडर्ड में क्या आपको बेसिक एमिनिटीज़ आपके पास हैं, लाइक आपके पास कुकिंग फ्यूल है, या फिर आप क्या कर रहे हो, डंग से जो गोबर होता है उसके वो बनाते हैं, जो उसको जलाते हैं, और या फिर आप वुड यूज़ करते हो, चारकोल यूज़ करते हो, ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो, चाहे आप एक क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हो लाइक एलपीजी। ठीक है, एट द सेम टाइम सैनिटेशन है आपके इधर की नहीं है। ठीक है, लाइक आपके पास टॉयलेट वगैरह है या नहीं है। ठीक है, 7 का हो गया ड्रिंकिंग वाटर, आपके पास कितना टाइम आता है, 24 रनिंग, और रनिंग वाटर आपके पास है जो दिन में सिर्फ 1 घंटे आता है, और जो 1 घंटा भी आता है वो आपका अपने घर में आता है, मतलब आपका प्राइवेट में आपके पास नल का है, या फिर आपका कम्युनिटी का नल का है, जहाँ पे सभी आके लाइन लगा के वो लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, हाउस होल्ड एसेट्स, अब आपके एसेट्स कौन कौन से हो गए, टीवी, रेडियो, टेलीफोन, कंप्यूटर, इस टाइप के हो गए। और इन 10 क्वेश्चन को आर असाइन डिफरेंट वेटेज, इन सब डिफरेंट वेटेज दिया। अब जो मैं आपको क्या बोला था कि आपको अगर 1 मिल रहा है ना न्यूट्रिशन, तो मान लेते हैं कि आपको कितने से मिल रहे हैं, टोटल 10 पैरामीटर से आपको 100 में से नंबर मिल रहे हैं। मान लेते हैं कि आपने न्यूट्रिशन में आपको क्या मिल गया, टिक मिल गया, आपने बोला कि हाँ न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी अच्छी है बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी में आपको इक्वल नंबर मिल रहे हैं, हो सकता है न्यूट्रिशन की अकेले की वैल्यू कितनी हो, 20 हो। ठीक है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी की मान लेते हैं कि कितनी हो, सिर्फ 5 हो। स्कूल अटेंडेंस की मान लेते हैं सिर्फ 5 हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके सैनिटेशन और वाटर, ड्रिंकिंग वाटर दोनों की 20-20 इनकी हो। इसलिए इन सबका क्या वेटेज डिफरेंट है यूएनडीपी के हिसाब से। और देखो 2020 में इन्होंने क्या बोला कि इंडिया में कितने क्या है, 27.9%, मतलब 28% ऑफ आवर पॉपुलेशन ऑफ लो पॉवर्टी लाइन। और इस टाइम इंडिया का रैंक कितना था, 62। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे पूछ लें कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया में कितने पुअर हैं, तो आप 21% बोल देना, फिर आपको बोले यूएनडीपी के हिसाब से 28%। और आपको याद रखने वाली क्या बात है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ना ये क्वेश्चन काफी पूछ लिया जाता है, गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट होता क्या है, ठीक है, ये लास्ट टाइम प्रीलिम्स में आया था, 2021 में प्रीलिम्स में आया था, किसके, जेकेपीएससी में, इसके एग्जाम में आया था। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि हाँ सिर्फ जेकेपीएससी या यूपीएससी वगैरह में आता है। ये आपको इसके बारे में पूछ सकते हैं क्या कि गिनी कोफिशिएंट यूज किसके लिए किया जाता है, इनइक्वालिटी चेक करने के लिए। या फिर आपसे दूसरी चीज एक और पूछ सकते हैं क्या, ये गिनी कोफिशिएंट में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 10 तक होती है, 10 से 100 तक होती है, और 0 से 100 तक होती है, ताकि और कोई
अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 0 से 100 होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको पूछेंगे अगर गिनी कोफिशिएंट में वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 वैल्यू है, तो उसका मतलब क्या हुआ? 0 वैल्यू का मतलब हुआ कि आपके पास क्या है? परफेक्ट इक्वालिटी। मतलब क्या कि आपके ना ऐसा नहीं है कि कमाने वाले ना, मतलब क्या कि अगर आपके यहाँ पे 100 पीपल रहते हैं ना सोसाइटी में, तो जो सबसे लोअर एंड में है वो कितना कमाता है? मान लेते हैं $10, $10 पर डे का। और जो आपके हायर एंड में है वो भी कितना कमाता है? $10। सबके करते हैं 10 $10 कमा रहे हैं। उसे क्या कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट इक्वालिटी है आपके पास, ठीक है। जैसे ही वैल्यू बढ़ती जाएगी 1 2 3 4, मान लेते हैं 10 वैल्यू होगी, आप क्या बोल सकते हैं हम कि जो सबसे नीचे वाला है वो कितने कितना कमा रहा है? वो कमा रहा है $6। जो सबसे ज़्यादा वाला वो कितने कमा रहा है? $25। देखो डिफरेंस आना शुरू हो गया। ऐसे करते 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 हम क्या करते हैं 100 तक चलते जाते हैं। और 100 का मतलब क्या हुआ? 100 का मतलब हुआ परफेक्ट इनइक्वालिटी। मतलब क्या? इस लोअर एंड के वाले के पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, मर रहा है, और सब कुछ इसके पास ही है। अगर टोटल 100 रुपीज़ थे तो 100 रुपीज़ के 100 रुपीज़ किसके पास है? ऊपर वालों के पास है, टॉप 1%। उसे हम क्या कहते हैं? गिनी कोफिशिएंट। आपको उसके बारे में पूछ सकते हैं। और इंडिया का थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है 2013 से 2018 के बीच। पहले हमारी 81% होती थी, अब 85% हो गई है। इसका मतलब क्या है कि हम हमारे इधर इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इनइक्वालिटीज कैसे बढ़ रही हैं कि हमारा जो बिलो 50% ऑफ अवर पॉपुलेशन है ना, अगर हम मान लेते हैं कि 100%, 100 रुपीज़ हमारी जीडीपी में, मतलब हमारी एक कंट्री 100 रुपीज़ जनरेट करती है, तो आउट ऑफ दीज 100 रुपीज़ एट लीस्ट 70 to 80 रुपीज़ कौन कंट्रीब्यूट करता है अबव? टॉप की 10% पीपल है ना, 10% ऑफ अवर पॉपुलेशन कितना कंट्रीब्यूट करती है? 80% ऑफ अवर जीडीपी में। वो जो नीचे वाली है ना, सबसे बॉटम वाली 50% ऑफ अवर पॉपुलेशन, वो हार्डली कितनी परसेंट कंट्रीब्यूट करती होगी जीडीपी में? वो हार्डली करती होगी 5 to 6%। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट के बारे में हमसे पूछ सकते हैं कि इसको पब्लिश कौन करता है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इससे ज़्यादा कोई इसके बारे में देखने की जरूरत नहीं है। आपको कम से कम 3 से 4 रिपोर्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोल नहीं रहा हूँ कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट कौन कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रही है। गिनी कोएफिशिएंट, मतलब सॉरी, यूएनडीपी के हिसाब से क्या आ रहा है? मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स ये आपको कम से कम पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक एक टॉपिक लिखा हुआ है कि पॉवर्टी के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। ऑक्सफैम इनइक्वालिटी इंडेक्स। ऑक्सफैम में क्या बोला? देखो, यूके का एनजीओ है, इंटरनेशनल कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है। इट मेजर्स गवर्नमेंट सीरियसनेस टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी बाय, किस किस में डायमेंशन में देखता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है सोशल सेक्टर्स में। और अगर आपको ये नहीं पढ़ना है, रहने दो, ये सिर्फ नोट्स में अगर आपको दिल किया तो पढ़ लेना, इसके बारे में आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस इतना बता देता हूँ कि आपकी रैंकिंग इंडिया की कितनी रही थी 2018 में जब इनकी रैंकिंग की गई। क्योंकि इसमें चेक क्या कर रहे हैं? इसमें चेक करने के गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कितना है। यहाँ पर ये नहीं देख रहे कि लोगों के पास पैसे कितना है, वो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है सोशल सेक्टर्स में, ठीक है। मतलब सोशल सेक्टर्स क्या होगी? एजुकेशन में कितना कर रही है, हेल्थ में कितना कर रही है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कितनी है, और लेबर्स को राइट कितने दिए जाते हैं। इस हिसाब से वो करती है, रैंकिंग देती है। 2018 में इंडिया की 147 रैंकिंग थी, 2022 में इंडिया की कितनी थी? 123 रैंकिंग। को रैंकिंग याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बकवास रैंकिंग। ऐसे में आपको बताना था कि आपको एक जिस्ट देनी थी कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रही है, ऐसी बात नहीं इंप्रूवमेंट नहीं है, बट देन अगेन हमारे स्टैट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं। और ऑक्सफैम के बारे में अगर आपने पढ़ना है पढ़ लेना, नहीं तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब बात आती है बीपीएल लाइन की, ठीक है। अब बीपीएल हमारे यहाँ पे पॉवर्टी बताने के लिए, बीपीएल वगैरह बताने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज आई थी, जिन्होंने क्या किया कि बताया कि हाँ हमने पॉवर्टी को मेजर कैसे करना है। और बहुत आई हुई है, डांडेकर रात कमेटी आई हुई है, ठीक है। उससे पहले एक वर्किंग ग्रुप आया था, ठीक है। हमने सब ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 4 हम देख लेंगे और उसी में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। एक हम करते हैं क्या, वाई के अलग, ठीक है। पहले कौन से? वाई के अलग। इन्होंने क्या बोला कि एक अडल्ट अगर क्या करता है, डेली कैलोरीज कितनी ले रहा है अर्बन एरिया में? 2100, ठीक है। अगर इतनी कैलोरीज का वो इनटेक कर रहा है और एट द सेम टाइम रूरल एरिया में कितना कर रहा है? 2400। इफ अ पर्सन इज नॉट गेटिंग दिस मच कैलोरीज, वो क्या है? बिलो पॉवर्टी। कम से कम उसको इतनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए।
तो वो क्या अबव पॉवर्टी लाइन में है, बिलो पॉवर्टी लाइन में। और अर्बन का कैलोरीज कम करने के और रूरल एरियाज के ज़्यादा करने के रीज़न इतना ही है कि रूरल एरिया में फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, लाइक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। वहाँ पे रूरल एरिया में ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है, तब इन्होंने उनको क्या किया 300 कैलोरीज ज़्यादा देने की। पर देन अगेन ये काफ़ी क्रूड मेथड है, ये मेथड इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान सिर्फ खाना ही क्या कर पा रहा है, अफोर्ड कर पा रहा है, ना उसके पास रहने की जगह, ना उसके पास और कुछ चीज़ है, ना उसके लेजर का टाइम है, ना उसको क्लोथिंग के लिए उसका पैसे हैं, ना उसके पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे, ना उसके पास अपनी बीमार है तो हेल्थ केयर में अपना पैसा खर्च नहीं सकता है। वो बोलते हैं नहीं 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 भाई तू अमीर है, ठीक है, तू सिर्फ इतनी कैलोरीज ले ले, हमें से तेरे को खाना खिलाना, इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट मत कर। फिर एक आई लाकड़ा वाला कमेटी 1993 में। इन्होंने क्या बोला कि कैलोरीज इनटेक तो बात की, एट द सेम टाइम इन्होंने बोला कि हाँ क्लोथिंग और शेल्टर दो चीज़ें और ऐड कर दी इन्होंने बोला, ठीक है। कोई इतना पहले रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं था। और सबसे ज़्यादा जो कोई हमें यूज़ करते हैं ना, इस कमेटी के हम फाइंडिंग्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसकी? सुरेश तेंदुलकर कमेटी की। और सुरेश तेंदुलकर कमेटी में सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्होंने क्या चीज़ की, इन्होंने एक फैक्टर जो इंक्लूड किया ना, वो गेम चेंजिंग फैक्टर था। और वो फैक्टर क्या था? क्योंकि आप देख सकते हो क्या, ये कमेटी कब आई थी? 1979 में। फिर लाकड़ा वाला कमेटी कितनी आई? 1993 में। कितना फर्क है बीच? 14 ईयर्स। 1993 के बाद 2005 में इसकी कमेटी है, कितना ईयर है कम से कम, कितना फर्क है बीच? 12 ईयर्स। अब अगर आपको मैं एक बात पूछूं, जिस चीज़ का आज रेट 1 रुपया है, या मान लेते हैं 100 रुपीज़, जिस चीज़ का रेट है 100 रुपीज़ है, एक साल उसका बाद उसका 100 रुपीज़ ही होगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट मैटर करता है। अगर पूरे साल इन्फ्लेशन रेट अगर कितना 6% रहा है, तो अगले साल उसका रेट कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट सॉरी 106 रुपीज़। लेकिन ये चीज़ कोई अकाउंट कर ही नहीं रहा था। और ये फर्स्ट टाइम अकाउंट किसने की थी? सुरेश तेंदुलकर कमेटी। सेटअप किसने किया? प्लानिंग कमीशन। द कमेटी डिफाइंड पॉवर्टी लाइन और मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। और उन्होंने भी क्या दिया, एक पहले वैल्यू दी, उन्होंने बोला कि हाँ अगर आप क्या कर पा रहे हो मंथली अपने ऊपर, रूरल एरिया में 816 रुपीज़ खर्च पा रहे हो और अर्बन एरिया में अपने ऊपर 1000 रुपीज़ खर्च पा रहे हो, तो आप अब पॉवर्टी लाइन हो। देन स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन आर अपडेटेड यूजिंग सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की गई है यहाँ पे। उन्होंने बोला क्यों? इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, एक बास्केट ऑफ गुड्स, मतलब कि मान लेते हैं 2 मिनट के लिए ये 100 आइटम्स ली जाती है। अब इन 100 आइटम्स में क्या क्या आ जाएगा? खाने की चीज़ें आ जाएंगी जो एक हम डेली यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हम खाने में क्या क्या यूज़ करते हैं, हम राइस यूज़ करते हैं, हम चावल यूज़ करते हैं, सॉरी राइस यूज़ करते हैं, हम आटा यूज़ करते हैं क्योंकि हमने खाना खाना है। एट द सेम टाइम हमने ब्रश यूज़ करना सुबह उठने साथ ही, हमें सोप चाहिए, ठीक है, हमें क्लॉथिंग चाहिए, हमें कपड़े पहनने, ठीक है, हमें यूटेंसिल्स चाहिए खाना बनाने के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्या चाहिए, हर महीने वगैरह चाहिए। ये क्या करते हैं, एक उसका आइटम्स का क्या करते हैं, एक बास्केट में डालते हैं और उनका प्राइस को सबको ऐड करके उनसे क्या कर देते हैं, एवरेज निकालते हैं कि एक मंथ में हम ज़्यादा क्या यूज़ करेंगे। सपोज इन 100 आइटम्स में से एक साल्ट भी आ गई आइटम, क्योंकि हम हर महीने हम साल्ट भी यूज़ करते हैं, और एक आइटम शुगर भी आ गई। बट जहाँ पे साल्ट 1 kg पूरा महीना निकाल देगा, वहाँ पे शुगर 1 kg पूरा महीना नहीं निकाल सकती है, ठीक है। क्वांटिटी मैटर भी करती है, कौन से हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इस बास्केट में जो 100 हमने आइटम्स डाल दिए तो शुगर को ज़्यादा वेटेज मिलेगा। वैसे इन्होंने क्या किया, इन्फ्लेशन में बोला कि हाँ, और हर साल क्या होता है, साल्ट और शुगर का प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है। तो उन्होंने बोला क्या, आप क्या करेंगे कि आप क्या करो कि हर साल ना ये जो 816 रुपीज़ है पर मंथ का हिसाब से, अगर मान लेते हैं कि 10% इन्फ्लेशन बढ़ी है, कब इन्होंने लाया, देखो 2005 में मान लेते हैं, 2005 में इन्होंने बोला था क्या, ठीक है, उन्होंने 2005 में क्या बोला था, 816 रुपीज़
सॉरी, हम करते हैं, हम किसका लेके चलते हैं, रूरल एरिया का, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। रूरल एरिया में उन्होंने क्या बोला, 2005 रुपीज़ में, जिसके पास 1000 रुपीज़ पर मंथ का पर इंडिविजुअल खर्च रहा है, तो वो क्या अबव पॉवर्टी लाइन है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है। बट हम मान लेते हैं कितना इन्फ्लेशन था 2005 में, 10% इन्फ्लेशन मान के चलते 2 मिनट के लिए, चलो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा होना चाहिए नहीं क्योंकि वो ज़्यादा हानिकारक हो जाता है इकोनॉमी के लिए, पर मान लेते हैं कि 10% इन्फ्लेशन था। 10% इन्फ्लेशन था, इसका मतलब क्या है कि रुपये की वैल्यू कम हो गई है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि जो 2005 में आपको 1000 रुपीज़ की चीज़ें मिल रही थी, अब नेक्स्ट ईयर में आपको कितने की मिलेंगी, 2006 में 1010 की। तो अब क्या होगा, इस कमेटी के हिसाब से ना 2006 में जो इंसान 1010 रुपीज़ से कम कमा रहा है, तो वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है। नहीं तो इससे पहले क्या हो रहा था, जब 2005 से लेकर अगर 2030 तक अगर कोई कमेटी नहीं आने वाली है, तो तब तक ही वो 100,000 रुपीज़ लेके चलते थे, चाहे 1000 रुपीज़ की उस टाइम वैल्यू बिल्कुल रही ना हो। तो अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इन्फ्लेशन फिगर्स एज अ रिजल्ट द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन अमाउंट फॉर ईच स्टेट्स में डिफर ड्यू टू द वेरिंग प्राइस लेवल को, और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट रखी हुई थी, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर मुंबई वाला एरिया मान लेते हैं, तो मुंबई एरिया में ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है एज़ कम्पेयर टू, सॉरी वहाँ पे इन्फ्लेशन ही हो रही है मेरे ख्याल से, सॉरी मुंबई में क्या है, आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मुंबई में आप रह रहे हो तो मे बी आपका कितना खर्चा होगा, 10,000 पर मंथ के हिसाब से खर्चा हो रहा है। बट वहीं पे आप कहाँ पे रह रहे हो, जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, तो आपका सिर्फ 5,000 में निकल जाएगा पूरा खर्चा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर डिफरेंट एरिया के हिसाब से, डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से उन्होंने क्या किया, करना शुरू किया एज पर तेंदुलकर मेथड। अब इन्होंने, इसने भी परसेंटेज बताई थी, लेकिन जब इन्होंने परसेंटेज बताई थी तो इनकी कितनी आ रही थी, लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर 21%। इन्होंने क्या बोला था कि हमारे कितने परसेंट इंडियन बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहे हैं, 21% आ रहे हैं, ठीक है। 25%, सॉरी 25.7% कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रूरल एरिया से, और 13.7% कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, अर्बन एरिया से। जब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो हमारी 21 पॉइंट, मतलब मान सकते हैं 22% हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या गरीब है। नीति एंड मोदी यूज, आप ऑब्वियसली बात है, नीति आयोग जब आई और मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, यूज दिस फिगर इन ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अब आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कमेटी की वो क्या कर रहे थे, फिगर्स यूज कर रहे थे, ये पीछे नीति गवर्नमेंट, सॉरी जबकि एनडीए गवर्नमेंट आई हुई है। तो उसने क्या बताया कि बस पॉवर्टी इंक्रीज बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पॉवर्टी कहाँ पे होगी, बस वही आपको बताया जा रहा है। इसका सबसे ज़्यादा पुअर है, तो दादर नगर हवेली उससे कम है, झारखंड उससे कम है, तो ऐसे ऊपर सीरियल में चलते जा रहे हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। सी रंगाराजन कमेटी, सी रंगाराजन कमेटी ने क्या किया, सेटअप प्लानिंग कमीशन बाय, सॉरी सेटअप बाय प्लानिंग कमीशन। दिस कमेटी सुजेस्टेड पॉवर्टी लाइन मंथली एक्सपेंडिचर और फैमिली ऑफ, इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई अब मंथली 4,860 रुपीज़ नहीं खर्च रहा है रूरल एरिया में, 7,000 रुपीज़ अर्बन एरिया में नहीं खर्च रहा है, तो वो क्या पुअर है, सेम टाइम। और दिस जनरेटेड अप्रोर बिकॉज, अब ये बोली ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने इतनी वैल्यू बोली, और इस वैल्यू के हिसाब से क्या माना जा रहा था कि अगर आपका क्या है, सॉरी दिस जनरेटेड अप्रोर बिकॉज इट ट्रांसलेट टू द पर्सन स्पेंडिंग डेली लेस देन 32 रुपीज़ एंड 47 रुपीज़ इज नॉट पुअर। क्योंकि जो सी रंगाराजन कमेटी थी ना, इन्होंने जो अपने एस्टिमेट्स लगाए थे उस हिसाब से ना इंडिया में ना मोर देन 40% ऑफ पीपल आर क्या थे, पुअर। और ऑब्वियस सी बात है कि आपने 2005 में जाके बोल दिया था कि हमारे पास सिर्फ 22% कितने बचे, पुअर बचे हुए, और आप बोल रहे हो कि पुअर कम होने की बजाय पुअर बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को पसीना आने शुरू हो गए कि ये क्या बोल दिया। तब इन्होंने इसको माना था नहीं वैसे, लेकिन अगर आपको रंगाराजन कमेटी की बात याद रखना, तो इस टाइम जो चल रही है वो कौन सी चल रही है, अरविंद पनगरिया टास्क फोर्स, ठीक है। तो उसके बारे में आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी वो फाइंडिंग्स अभी आई नहीं है उसके बारे में। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या, सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस। देखो सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस इज डिफरेंट फ्रॉम पॉवर्टी लाइन बिकॉज सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेजर, का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेजर नहीं है पॉवर्टी करना, बट कि वो देखता है कि कोई भी फैमिली एलिजिबल है या नहीं है, किसके लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। सपोज कि अगर मान लेते हैं आयुष्मान भारत आई थी, आयुष्मान भारत में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि
10 CR फैमिलीज क्या कर रही हैं, इस ब्रैकेट में आ रही है कि जिसको आयुष्मान भारत में क्या मिलना चाहिए, पर ईयर की आपको मिलनी चाहिए क्या, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। अभी 10 करोड़ पीपल कहाँ से है, इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस से निकाला था क्या, किस किस को बेनिफिशियरी हमने बनाना है। ठीक है, इसका ये काम नहीं है क्या कि कौन पुअर है कौन है या नहीं है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमने जो स्कीम लॉन्च करनी है, वेलफेयर स्कीम लॉन्च करनी है, हमने ऑब्वियसली बात है कि बात यही होगी कि पुअर के लिए लॉन्च हो रही है, बट इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमने पुअर बताने कि पुअर तो क्या चाहिए, पुअर कितने लाइन अगर कितना कमा रहा हो तो पुअर है या नहीं है, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप इतने से कम कमा रहे हो तो हम आपको इस स्कीम में डाल देंगे, सिंपल सी बात है। सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस इज different for is different from population census because under population census act 1948 government must keep individual personal information confidential, क्योंकि obviously बात है कि जो population census है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इंफॉर्मेशन क्या रखती है, कॉन्फिडेंशियल रखती है, बट अंदर अंडर सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस डन आउटसाइड ऑफ इट, ये ऑब्वियसली बात है, वो क्या कर लेते हैं एक तरीके का वो कर सकते हैं, आप सामने भी लगा सकते हैं कहाँ पे, रूरल एरियाज में, ताकि कोई चेक करे कि बोले कि हाँ भाई ये तो अमीर है, ये इसके अंदर क्यों आ रहा है, ताकि लोग क्या करें उसको अपोज भी कर सके। इसमें पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन सामने दीजिए ऑनलाइन, देखो क्या लिखा हुआ है, so the personal information can be uploaded online। ठीक है, टू सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस 2011 वाज पेपरलेस सेंसस डन बाय द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और नोडल एजेंसी कौन थी, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। देखो रूरल एरिया में कौन कर रहा था, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और अर्बन एरिया में कौन कौन कर रहा था, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, और सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस में वो क्लासीफाई कैसे करते हैं कि आप रूरल हाउस होल्ड में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, मतलब सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस के आप अंडर आ रहे हो, आपको स्कीम का प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कैटेगरीज में। ठीक है, ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन आपका हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों में फॉलो करते हो। क्या क्या अगर आपके पास एक मोटराइज्ड व्हीकल है, किसान क्रेडिट कार्ड है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपकी मंथली इनकम 10,000 से ऊपर है, पे आप टैक्स पे कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है अगर टैक्स पे कर रहे हो तो आपकी मंथली इनकम 10,000 20,000 से ऊपर ही होगी। आपके पास 3 और मोर रूम्स हैं, घर में पक्का हाउस है, आपको कुछ याद नहीं रखना है, इससे आपको बताने के लिए 7 डिप्राइवेशन इंडिकेटर। ठीक है, क्या अगर आप लैंडलेस लेबर हो में आपको क्या मिल जाएगा, आपको रखेंगे। ठीक है, 1 रूम अगर आपका घर का कच्चा हाउस है, बस ये आपको सिंपल सी बात है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे इंडिकेटर है सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए। फिर आपके पास ये चीज़ है तो आप ऑटोमेटिकली स्क्रीन में इंक्लूड जाते हो। हाउस होल्ड है विदाउट शेल्टर, आपका शेल्टर भी नहीं है। ठीक है, आप जिंदगी कैसे कर रहे हो, भीख मांग मांग के गुजार रहे हो, आप मैनुअल स्कैम इंजर हो, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हो, लीगली रिलीज बॉन्डेड लेबर हो। ठीक है, और इसी पूरे हिसाब से हमारी जो हमने अभी लास्ट टाइम बात की थी कौन सी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अभी हमने क्या बात की थी, क्या जो आयुष्मान भारत है उसमें 5 लाख जो एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है वो कितनी फैमिलीज को मिलता है, 10 करोड़ फैमिलीज को मिल रहा है। ठीक है, आउट ऑफ विच 8 करोड़ पीपल बिलोंग टू रूरल एरियाज एंड 2 करोड़ पीपल बिलोंग टू अर्बन एरिया। और उन 10 करोड़ में से, सॉरी, उन 10 करोड़ पॉपुलेशन में से 7 करोड़ कहाँ से आ रहे हैं, इन एरिया से। ठीक है, 11 यहाँ से और 16 लाख यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएंगे तो इनको बिछाएंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, तभी ये 7 ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। और ये 10 कहाँ से नहीं आ रहे हैं, ये तीनों इससे बिलोंग ही नहीं करते, ये सिंपल एक तरीका था या सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस देखने का। ये हम क्या बात करें, सिंपल एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें। अब पॉवर्टी रिमूव करने की बात आएगी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 एम्स टू एंड द पॉवर्टी इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म एवरीवेयर वाइल इट डिफाइन एक्सट्रीम पॉवर्टी। देखो एक्सट्रीम पॉवर्टी कितनी है, 1.25, लेकिन अभी हमने बात की थी, वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है कि अगर आप 1.90 डॉलर से ज़्यादा कमा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, आप पुअर नहीं हो, बट नेशंस आर अलाउड टू यूज देयर ओन नेशनल पॉवर्टी मेथड। और ऑब्वियसली बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चाहे हमने बोल दिया कि एक्सट्रीम पॉवर्टी कितनी है, 1.25 डॉलर से जो कम कमा रहा है, बट आप बोल सकते हो, आप अपने हिसाब से अपनी कंट्री का देख सकते हो बेस्ड ऑन योर परचेसिंग पावर पैरिटी, क्योंकि परचेसिंग पावर पैरिटी भी मैटर करती है। ठीक है, कि आपकी कंट्री में कोई भी चीज़ कितने पैसों की आ रही है, परचेसिंग पावर पैरिटी वो मैटर करती है।
इंडियाज एसटीजी गोल 11 सॉरी इंडियाज एसटीजी गोल 1 बेसलाइन इंडिकेटर, रिड्यूस एटलीस्ट हाफ ऑफ द बीपीएल पॉपुलेशन। क्यों, इस टाइम हमारी कितनी पॉपुलेशन है जो बीपीएल के अंडर आ रही है, 22% के आसपास। तो हमने कम से कम इतनी, अगर एट द एंड ऑफ 2030 हमने क्या करना है, इतना गरीब रहने चाहिए हमारे पास, सिर्फ 11%। अगर 11% से कम भी हो तो अच्छी बात है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ होमलेस हाउस होल्ड पर 1000 हाउस होल्ड, इस टाइम कितने, 11। उस टाइम तक कोई भी 2030 तक कोई भी होमलेस नहीं होना चाहिए, सबके पास घर होना चाहिए। तभी हमने आरोग्य योजना भी चलाई है, कौन सी, हाउस के लिए, घर आवास योजना, ठीक है। हाउस होल्ड विथ वन मेंबर विथ हेल्थ इंश्योरेंस, कितने, इस टाइम 29 है प्रेजेंट। कि हमारे पास 100 में से 100 फैमिली ले लें, उसमें क्या 29 मेंबर ओनली है जो क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। और हमने क्या करना है, इसको 100% करना है। 100 के 100% घरों में क्या होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूव सोशल प्रोटेक्शन स्कीम, मनरेगा वगैरह से जॉब ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है। और हमने क्या करना चाहिए कि 100% हाउस होल्ड को क्या मिल जाए, एक कमाने का सोर्स मिल जाए, उनको क्या मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ओवर द ईयर वी हैव लॉन्च द फॉलोइंग स्कीम फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स भी लॉन्च की हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। जैसे क्या हो गया, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पे क्या किया जाता है, पुअर पीपल आर गिवन पेंशन इंश्योरेंस विदाउट द नीड टू पे प्रीमियम। लोगों को क्या दी जा रही है, पेंशन वगैरह दी जा रही है, लेकिन ये पेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, इनको महीने का हार्डली 500 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ के आसपास दिया जाता है, तो उतना ज़्यादा मिल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अब इनको प्रीमियम पे नहीं करना पड़ा। अगर आपको पेंशन आपको मिलते है तो आप क्या करते हो, पूरी लाइफ का कराते रहते हो, EPFO वगैरह 12% आप कराते रहते हो, जमा कराते रहते हो, जिससे आपको क्या मिलता रहता है, एक बार आप रिटायर हो जाते हो उसके बाद आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर इस स्कीम के अंदर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर आपको क्या मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है। वो किन के लिए होता है, ज़्यादातर ये इनफॉर्मल सेक्टर लोगों के लिए, जो लेबर हो गए वगैरह, उनको ये मिलता रहता है। एट द सेम टाइम प्रधानमंत्री जन धन बैंक अकाउंट, देखो जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी 2015 में, सबसे पहले उन्होंने काम क्या किया था कि जन धन अकाउंट बनाए थे, और उन्होंने क्या बोला था कि हर किसी के पास कम से कम बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो उस टाइम क्या था, जन धन अकाउंट। अब आती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या था, इसी से क्वेश्चन आता है, होगी मनरेगा। मनरेगा 2005 में आई थी, ठीक है। मनरेगा क्या हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है। पार्लियामेंट इनेक्टेड मनरेगा कब किया था, 2005 में, और 2006 में स्टार्ट इन 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई थी। इन 2008 लॉन्च इन होल कंट्री एस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, ये मनरेगा को इम्प्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम नहीं है। देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। जिस स्कीम में सेंटर और स्टेट दोनों एक परसेंटेज दें, मान लेते हैं कि सेंटर ने कितना दे दिया, 50%। अगर आपको पूरा खर्चा आपका कितना है, सपोज JNK में खर्चा है कि मनरेगा से आपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी और पूरा खर्चा आया 100 करोड़ रुपया, तो सेंटर बोलेगा हाँ 50 करोड़ मैं दे देता हूँ, तो स्टेट को बोलेगा कि 50 करोड़ क्या करो आप दे दो, तो 100 करोड़ की पूरी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। बट इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। बट अगर कोई भी स्कीम है जिसमें पूरा का पूरा अमाउंट कौन दे रहा है, 100% अमाउंट कौन दे रहा है, सेंटर दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर सेक्टर स्कीम, ठीक है। तो मनरेगा के एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ये कोर ऑफ द कोर स्कीम है, नॉट 100% फंडेड बाय द यूनियन। 100% फंडेड बाय यूनियन क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। ये स्कीम का आपको हर एक चीज याद रखनी पड़ेगी। कैसे, पहले इसको नोडल एजेंसी कौन है, मतलब मिनिस्ट्री कौन सी है, रूरल डेवलपमेंट, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। एट द सेम टाइम ये क्या देती है, मिनिमम वेज देती है आपको कितने दिन के लिए, 100 डेज के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लिख सकते हैं 120 डेज, 150 डेज, 200 डेज, गलत है, 100 डेज के लिए देती है, आपको याद रखना है। एट द सेम टाइम वो आपको लिख सकते हैं कि स्किल्ड लेबर वर्क,
स्किल्ड लेबर वर्क नहीं होता, ये अनस्किल्ड मैनुअल लेबर के लिए है, अनस्किल्ड। अगर आपको स्किल्ड डाल के क्वेश्चन गलत हो गया। एट द सेम टाइम रूरल हाउस होल्ड के लिए है, अर्बन हाउस होल्ड के लिए नहीं है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखो मैं किन की चीजों के नीचे डाल रहा हूँ, कितना इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर और वॉलंटियर, अगर वो खुद काम करने आ रहे हैं, कोई आपको खुद जाके देगा नहीं, आपको खुद आना पड़ेगा, ठीक है। हाउस होल्ड आर एलिजिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने जाके वहां पे जाके बोला कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ, और आपने जब पहले दिन जाके फॉर्म फिल किया, आपने कुछ भी किया, आपने बोला कि हाँ मुझे काम करना है, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको 15 डेज तक अगर कोई काम नहीं मिलता है, तो आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपको मनरेगा का एक दिन का कितना मिल रहा है, काम करने का 200 रुपीज मिल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में आपको कितना मिल जाएगा, बिना काम किए 100 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलना शुरू, ठीक है। ये फिगरेटिव फिगर, ये अपनी हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, आप इसको ये मत मान के चलो। अडल्ट मेंबर, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस से मिलता है इफ एम्प्लॉय नॉट बीन प्रोवाइडेड विद 15 डेज तक, अब उसको वर्क नहीं मिल रहा तो, ठीक है। और जो ये काम होगा वो किस लिए यूज किया जाएगा, फॉर क्रिएटिंग ड्यूरेबल एसेट्स। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करा दो, जैसे क्या हो गया, कोई ऐसी चीज आपको नहीं करानी है, आपको ऐसी चीज ही करानी है जिससे कोई एक एसेट क्रिएट करो, मतलब एक फिजिकल एसेट दिखना चाहिए। जैसे क्या, जब आप काम करना शुरू करके आपने एक पॉन्ड क्रिएट कर दिया, मतलब पॉन्ड पहले बना हुआ था, उसकी एम्बैंकमेंट कर ली, उसको पक्का कर दिया, या एक वेल बनाया, ठीक है, कैटल शेड बना दिया, ग्रेनरीज बना दी जहाँ पे आप अनाज गेहूं वगैरह रखते हो, वर्मी कंपोस्ट क्रिएट कर दिया आपने वहां पे प्लांट, ठीक है। कुछ भी, मतलब आप आंगनबाड़ी होगी, कुछ भी अगर आप क्या कर रहे हो, एक एसेट क्रिएट कर रहे हो, एक ड्यूरेबल एसेट, एक फिजिकल एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ उसमें वही काम कर सकते हो, और डिफरेंट काम और कुछ नहीं कर सकते। और एट द सेम टाइम इस काम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह नहीं होता, और एट द सेम टाइम कोई मशीनरी भी अलाउड नहीं होती है, सिर्फ आपको हाथ से काम करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इस मनरेगा स्कीम का ये काम नहीं है कि आपको क्या करना है, कि वहां पे डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट उनका सेकेंडरी पर्पस है। जो मेन पर्पस है वो क्या, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी इसका पर्पस क्या है, कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। अगर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो तो उनको पता कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, इनको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर को बाहर निकाल दिया। उनको लग रहा था कि मशीनरी से कोई काम आसानी से जाएगा, मशीनरी को बाहर निकाल दिया उन्होंने, ठीक है। कोई इसमें नहीं आएगा, सिर्फ आपको करना पड़ेगा, ये फिर से याद रखना, रूरल मिनिस्ट्री डेवलपमेंट, ठीक है, 100% फंड नहीं करती, इसलिए ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। 100 डेज का वर्क मिलता है, और आपको अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और आपको वॉलंटियर वर्क है, आप खुद जाना पड़ता है आपको, और अगर आपको काम नहीं मिले 15 डेज तक, आपको आपको क्या मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलने शुरू हो जाती है, और आपको एक फिजिकल एसेट क्रिएट करना पड़ता है, और नो कॉन्ट्रैक्टर्स नो मशीनरीज अलाउड। इन एनी प्रोजेक्ट 60% ऑफ अमाउंट शुड गो टुवर्ड द वेजेस। देखो जितना पैसा आ रहा है ना, 60% अमाउंट कहाँ पे जाना चाहिए, वेजेस में, और 40% अमाउंट कहाँ पे जाना चाहिए, जो मटेरियल, जिस मटेरियल से वो पाउंड को क्या करेंगे, पक्का करेंगे, या फिर उस वेल को क्रिएट करेंगे, या कुछ भी करेंगे, ठीक है। 40% मटेरियल में जाना चाहिए, 60% ऑफ अमाउंट शुड गो टुवर्ड्स वेजेस। क्यों, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए है, ये डेवलपमेंट के लिए नहीं है। डेवलपमेंट एक सेकेंडरी, ठीक है, वो एक बाई प्रोडक्ट है इसका। आपको एम्प्लॉयमेंट दी, आपने कोई काम किया, उसका बाई प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको, कि डेवलपमेंट की वजह से। यूनियन बेयर 100% वेजेस कॉस्ट एंड 75% ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। देखो यूनियन का कर रहा है 100% आपको वेजेस कॉस्ट देना, मतलब ये 60% जो है ना, ये पूरी की पूरी कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, यूनियन कर रहा है। और एट द सेम टाइम मटेरियल कॉस्ट 75% को प्रोवाइड कर रहा है यूनियन। इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ क्या स्टेट को क्या देना पड़ता है, 25% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। मतलब क्या है कि बहुत कम देना पड़ता है स्टेट को कंट्रीब्यूशन। और इसके वेजेस किस चीज से लिंक्ड है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तरीका है इन्फ्लेशन निकालने के, जिनसे निकलता है, ये डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस है। तो 3 से 4 इंडेक्स आपके बारे में, CPI WPI के बारे में, अगर हो सके तो आप कहीं से पढ़ लेना, जब मैं आपको एक नई क्लास में आके आपको समझा दूंगा इसका। सोशल ऑडिट बाय ग्राम सभा एट लीस्ट वंस इन अ 6 मंथ। अब सोशल ऑडिट क्या हो गया, कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा सबसे पहले वही होता कौन है, एक विलेज में अगर कोई भी 18+ है और वो वोट दे रहा है, तो वो किस में आ गया, ग्राम सभा में।
ग्राम सभा क्या करती है कि अगर आप जो एसेट क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है, कोई एसेट क्रिएट कर रहा है, कोई ड्यूरेबल्स क्रिएट कर रहा है, हमने कैटल शेड्स की बात की, अभी हमने वेल्स की बात की, हमने पॉन्ड्स को करने की बात की, ऐसा नहीं है ना कि वो वहां पे जाके लेटे रहे, काम करे ना, और वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो तभी ना हर 6 महीने में एक बार कम से कम क्या होगा, सोशल ऑडिट होगा कि इस ग्राम सभा से कोई भी आके कर सकता है, वो चेक कर सकता है कि काम ये ठीक कर भी रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही खा रहे हैं। ठीक है। और कोरोना में क्या कर दिया था, इनकी वेजेस को इंक्रीज कर दिया था आपने, 202 रुपीज हो गई एक्स्ट्रा। 20 आपकी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, दिया जा रहा है कि 202 रुपीज के आसपास है। इकोनॉमिक सर्वे 2019 नोटेड दैट ड्यूरिंग यूपीए रूल, तो उस टाइम जब यूपीए गवर्नमेंट कौन सी होगी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी, जो मनरेगा थी सफर फ्रॉम वाइड स्प्रेड करप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लीकेजेस एंड सिग्निफिकेंट ड्रेन वेजेस पेमेंट। ये सब क्या बैकलॉग्स लग रहे थे, वहाँ से करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी, और साथ ही साथ लीकेज बहुत ज़्यादा हो रही थी। लीकेज कैसे होगी कि आप क्या कर रहे हो कि आप आप सरपंच हो, आपको काम दिया गया कि आपके मनरेगा के अंडर इतने लोगों को काम देना है, और सरपंच क्या कर रहा है, अपने लोगों को क्या किया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, वो किसी और को काम दे ही नहीं रहा है, और जिनको अपने को काम दे रहा है उनसे काम करवा भी नहीं रहा है, वो लेटे हुए हैं, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, बस उनको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको पता होगा कि ऐसे काम होता ही रहता है। ये कब तक चला था, जब यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी, बट जब से ये जैम आया ना, JAM, ठीक है, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैसे हुआ, आपके पास जनधन अकाउंट आ गया, अभी हमने बात की है, अकाउंट बैंक बैंक का अकाउंट है ये, इन तीनों को ऐड किया, दूसरा क्या आ गया आपके पास, बैंक अकाउंट प्लस आधार प्लस आपका मोबाइल, इन तीनों को ना ट्रिनिटी बना दी इनको। कैसे, एक जगह बैंक बना रख दो, एक जगह आधार रख दो, एक जगह मोबाइल रख दो। आपने क्या किया कि सबसे पहले आधार की हेल्प से आपने बैंक उसे क्या किया, कनेक्ट किया। अब आपके आधार में उन्होंने देखा कि हाँ भाई, इस इंसान को क्या करना चाहिए, पैसे देने चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो अब डायरेक्ट आपके पैसे कहाँ पे चले जाएंगे, बैंक में। अब आपको पैसे पकड़ाए नहीं देंगे, ऐसा नहीं है कि सरपंच के हाथ में पैसे जा रहे हैं, फिजिकल कैश जा रहा है और वो क्या कर रहा है, लोगों को आके बांट रहा है। तो जब वो ऐसे कर रहा है तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट जाएंगे। सबसे पहले आपको चेक करेंगे, आधार कार्ड देखेंगे कि आप बेनिफिशियरी हो भी या नहीं हो, इन सब्सिडी लीक तो नहीं हो रही है। तो वहाँ पे आधार काम आ गया कि आपके बारे में पता चल जाएगा कि आप इसके काबिल भी हो स्कीम के लिए कि नहीं, आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ रहे हैं। इसलिए आपसे कोई ये भी नहीं बोल सकता कि अगर मैं तुझे 200 रुपया दे रहा हूँ तो तुझे मुझे 50 रुपया देना पड़ेगा, तब जाके मैं तेरे को पैसे दूंगा, नहीं तो तेरे पैसे रोक दूंगा, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो आपके मोबाइल में आपको क्या मिल जाता है, तो मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाती है आपको कि क्या हो रहा है, आपको पैसे मिल चुके हैं। इन तीन जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके डायरेक्ट मोबाइल में आ रहा है, उसकी वजह से ना करप्शन, लीकेजेस, ये सब बहुत क्यों हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि अगर किसी इंसान के पास प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है, कोई सरपंच अगर उसके पास खुद प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो वो अपने आप को पैसा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड वो देखेंगे, आधार कार्ड देख के बोलेंगे भाई तेरे पे तो जॉब चल रही है, तेरे अकाउंट में इतना पैसा ऑलरेडी, देखो कहाँ, देखो हम क्यों पैसा उसके अंदर अंडर जॉब दें, मनरेगा के अंडर। हमारा मोस्ट ऑफ द काम क्या था कि हम क्या करें, जॉब किसको प्रोवाइड करें, जिसको उसकी ज़रूरत है। सो द डिस्ट्रेस्ड villages farmers would migrate to cities or other states to, sorry, in search of work, because even if the private parties give them wages lower than the मनरेगा ड्यू टू डिले इन मनरेगा। अब देखो, ऑब्वियस सी बात थी कि जब आपको क्या हो रहा है कि मनरेगा में आप काम कर भी रहे हो, आपको डिले, आप साथ साथ कभी वो पैसे आपको दे ही नहीं रहा है, कभी कभी दे रहा है तो कम दे रहा है, डिले करके दे रहा है, तो आप क्या करते थे, किसी दूसरी स्टेट में जाके, जब आप सिटीज़ में जाते हो काम करने के लिए, पैसे के यूज़ करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। However, during NDA rule, the use of technology helped fixing this problem. क्योंकि आपने ज़्यादातर सुना होगा कि ये जो जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, तो इसका मोस्ट ऑफ द काम किसकी तरफ चला है, डिजिटल इंडिया की तरफ। क्योंकि इंडिया में करप्शन खत्म करना ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है।
ठीक है, इतनी आसानी से करप्शन खत्म हो नहीं सकती। लेकिन उसका ना अगर कोई एक रामबाण इलाज है ना, तो वो क्या, डिजिटल इंडिया। जितनी कम इंटरफेरेंस होगी लोगों की, उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी करप्शन। तो यू एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया, डिजिटल इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या किया है, ज़्यादा उन्होंने फोकस किया हुआ है। 2015 जन धन, आधार, मोबाइल, ये तीनों की क्या हुआ, जैसे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन स्टार्टेड। ठीक है, 2016 हिस्ट्री ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड फंड मैनेजमेंट सिस्टम, कोई याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। एनपीसी उन्होंने आधार इनेबल सिस्टम बनाया जिसमें आप पेमेंट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट चला जाता है आपको, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिंस वेजेस डायरेक्टली गोज इनटू द मनरेगा वर्कर्स बैंक अकाउंट, रिड्यूसिंग द स्कोप फॉर डिले, लीकेज, करप्शन इन द पेमेंट। ठीक है, अब बात क्या आती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार, अब सॉरी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। अब देखो, प्रधानमंत्री की जब ये बात आई है, इसके बारे में आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कब आया था, ये ज़्यादा आपका फोकस कब हुआ था, कोरोना के टाइम पे, बट हम इसको फिर भी पढ़ लेते हैं। पीएम स्टार्टेड दी GKRA फ्रॉम बिहार, कहाँ पे स्टार्ट होता है, बिहार एरिया से। कब, 2020 में, जून में। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट्स विद द अदर मिनिस्ट्रीज, एग्जांपल रोड, माइंस, जल शक्ति। 6 स्टेट्स ऑफ बिहार ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन कौन सी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक है इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या था इसका, बस टू बिल्ड पंचायत भवन, क्योंकि उनको पता था कि जो लोग क्या कर रहे हैं, मुंबई, जो बड़े बड़े सिटीज, दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, इन पिछड़े इलाकों में जा रहे हैं, उनको कोई ना कोई काम करने के लिए चाहिए होगा। तभी ये 125 डेज के लिए उन्होंने स्कीम चलाई थी, जिधर वो क्या कर सकते हैं, एक एसेट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आंगनबाड़ी भवन बना सकते हैं, वो कैटल शेड्स बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, ताकि उनको क्या मिलती रहे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, और उनके पास पैसा आता रहे खर्चने के लिए। ठीक है, फिर आपका हो गया नेशनल लाइवलीहुड मिशन। इधर नेशनल लाइवलीहुड, अगर आपको क्या करना है, किसी को इंडिपेंडेंट बनाना है, अब आप उसको ना पूरी उम्र ना सब्सिडी दे के अपने छाती में नहीं बिठा सकते। आप उसको सबसे आसान तरीका क्या है उसको इंडिपेंडेंट बनाने का, तो उसको पहले एक स्किल दे दो। सपोज आपने उसको क्या स्किल दे दिया, प्लम्बिंग का स्किल दे दिया, आपने उसको बताया कि प्लम्बर का काम कैसे करते हैं। अब उसको काम आ गया है, अब क्योंकि उसने आपने 2-3 महीने लगा के आपने उसको स्किल दिया। बट देन अगेन सिर्फ स्किल देना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको प्लम्बर बनने के लिए भी कम से कम कितनी ज़्यादा क्या चाहिए होंगी, मशीनरीज चाहिए होंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं उसका खर्चा कम से कम 1 लाख रुपया भी आता है। 1 लाख रुपया लाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम क्या कर रहे हो, आप स्किल तो दे रहे हो, बट एट द सेम टाइम लोन भी प्रोवाइड कर रहे हो। उसे हमने क्या बोला था, इन शॉर्ट, नेशनल लाइवलीहुड मिशन। और 2 टाइप के आते हैं, क्या था, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, और एक आया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सेम ही है। एक को कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दूसरे को कौन कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें उन्होंने क्या कर रहा है, गिव अर्बन पुअर स्किल ट्रेनिंग एंड लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की बात। गिव रूरल पुअर स्किल ट्रेनिंग एंड लोकल लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब पहले तो आप क्या करो, पुअर्स को स्किल भी, ट्रेनिंग भी दो, और एट द सेम टाइम उनको करो लोन भी प्रोवाइड करो। जब आप उनको ये सब दे दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उसको डिमांड क्रिएट करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा फिर लास्ट में किसमें, इन जीडीपी। एट द सेम टाइम उसको एम्प्लॉयमेंट ही मिल रही है, और कंट्री में क्या हो रहा है, जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है। इंटरेस्ट सबवेंशन थ्रू पैसा सपोर्ट। और उस टाइम जब शासक गवर्नमेंट ने क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, अगर आप क्या करते हो, टाइम पे क्या करते रहते हो, पैसे देते रहोगे, तो इस पोर्टल के थ्रू आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा, आपको पूरा देने की जरूरत भी नहीं है पैसा। और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि पोर्टल किसे कॉन्टेक्ट करता है, इलाहाबाद बैंक से, इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। डेवलप वेंडर मार्केट फॉर अर्बन वेंडर्स। वेंडर्स क्या होते हैं, ये जो वगैरह ठेले वगैरह लगाते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी क्या होती हैं, दुकानें होती हैं, ठीक है, उनके लिए एक मार्केट डेवलप करने का तरीका था। शेल्टर फॉर होमलेस पीपल, एट द सेम टाइम आप क्या करोगे, होमलेस पीपल को शेल्टर प्रोवाइड करोगे। ठीक है, कहाँ पे, अर्बन एरियाज में। जो रूरल एरियाज है वहाँ पे क्या करना है, ब्रिंग मिनिमम 1 वुमन फ्रॉम ईच पुअर हाउस होल्ड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या हो गया, एक ऐसा ग्रुप जो क्या करता है, मतलब 5 से 10 वुमेन जब मैन कोई भी क्रिएट करते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी एक चीज, मतलब स्किल उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको स्किल प्रोवाइड करते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है। जब उनको स्किल और प्रोवाइड करिए वो कर दिया, अब उनको क्या मिल गया, एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे हमने उनको स्किल क्या दे दिया, अगरबत्ती बनाना। ठीक है, एक छोटी सी उनको मशीन क्रिएट करके दी, एक कैपिटल क्रिएट करके दे दिया, उनको बोला कि हाँ आप क्या करो, अब इनको बेचना शुरू करो। और आपको क्या करना है कि हर जब आप बेचते रहोगे 1 महीने बाद आपको क्या मिलेगा, हर महीने बाद आपको जो लोन का अमाउंट है आपको हर महीने के 5,000 पैसे देने पड़े, 5 की। आपने जो 2 लाख या 3 लाख का लोन लिया, 4 लाख का लोन लिया, अब वो अगरबत्ती बनती जाएंगी। अब वो क्या कर जाएंगे, उनको मार्केट में बेचना शुरू करेंगे। जब वो मार्केट में बेचेंगे तो पहले मैं मान लेते हैं 1 साल या 1.5 साल लग गया क्या उनको लोन खत्म करने में, बट उसके बाद क्या हो गया, अब उनके एक इनकम सोर्स बन चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे वो क्या करें, मनी उनको मिल रही है। गिव देम ट्रेनिंग एंड लोन्स, वो भी सेम टाइम में बात की है। और कैंडल शो, शॉप, हैंडीक्राफ्ट, इन सब के लिए, सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं, डिफरेंट डिफरेंट को क्या मिल रहे, स्किल्स मिल रहे हैं। गिव ट्रेनिंग टू रूरल मैन, उनको रूरल मैन को भी ट्रेनिंग दो। ठीक है, दे विल डू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल्ड वेजेस एम्प्लॉयमेंट, मोर इनकम। अब ऑब्वियसली बात है कि घर में अगर औरतें भी कमा रही हैं, मर्द भी कमा रहे हैं, तो क्या करना है, ऐसा घर में उतना ज़्यादा आएगा, जितना ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली बात है उतना फैमिली के लिए उतना ज़्यादा अच्छा हो। अब देखो इसी के अंडर एक स्कीम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर, कौन सी, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों जाती है, क्योंकि ना इन दो चीज़ों की वजह से, पहले हम पढ़ लेते हैं। रूरल यूथ को क्या करना है, उन्हें फ्री स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। हायर एज लिमिट किस किस के लिए, ऑब्वियसली बात है ये जो SC ST वुमेन फिजिकल हैंडीकैप हो गए उनको क्या मिल रहा है, हायर एज लिमिट है। और एट द सेम टाइम जब उनको स्किल दी जाता है उनको एक गारंटीड प्लेसमेंट भी दी जाएगी। एटलीस्ट 75% ऑफ ट्रेंड कैंडिडेट्स को क्या दिया जा रहा है, गारंटीड प्लेसमेंट दी जा रही है। हम आपको सिर्फ स्किल नहीं दे रहे, हम आपको एक जॉब भी प्रोवाइड करेंगे, तो आपको जॉब करनी है वो। और इसी स्कीम का नाम क्या है, JNK में हिमायत स्कीम। और जो नॉर्थ ईस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया उनके लिए इसमें इस स्कीम का नाम क्या है, रोशनी स्कीम। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, देखो ये जो इकोनॉमिक पोर्शन है ना, ये आपका मोस्ट ऑफ द ना डायनेमिक पोर्शन है जो करंट से आएगा। ठीक है, जो आपके पास आएगा करंट पोर्शन से आएगा। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये काफ़ी कंसेप्चुअल पोर्शन नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी पड़ेगी। और अगर आपके इस बीच में कोई नई अगर स्कीम आती है तो आपको उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है ये आपको स्कीम पता होनी चाहिए। फिर आजीविका ग्रामीण, अगर आपको सिर्फ नाम भी याद रखो, अभी इतने डेप्थ में ना जाओ, क्योंकि कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत है। लाइक मैंने अभी आपको मनरेगा के बारे में आपको मैंने एक एक चीज़ बताई, क्यों, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा हल्की नॉलेज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा बीच जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप पेपर चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हर स्कीम आपको इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, बट आपको कम से कम एक आइडिया चाहिए कि वो स्कीम के बारे में बात क्या हो रही है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स गिवन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस टू बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल सो दे कैन अर्न रुपीज बाय ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स। बस वही बात है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं पैसे, हर जगह के कर रहे हैं, आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे, लोन, अगर पॉवर्टी से आपको उठाना है तो आपको स्किल प्रोवाइड करेंगे, ये दो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। आजीविका में क्या कर रहे हैं, वो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, कि आप क्या करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल लाएं और फिर क्या करें, पैसे कमाएं। डायरेक्टली गिव रुपीज, और आपको पैसे डायरेक्ट भी दिए जा सकते हैं, कैसे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की एक कंसेप्ट आपको सिंपल सा तरीका बता दूं क्या, कि वो बोल रहे हैं कि इंडिया में मान लेते हैं कितने लोग गरीब हैं, क्या लिखा है, 112 लाख करोड़ इन स्कीम। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कितने 22% ऑफ आवर पॉपुलेशन हमारी गरीब है, और वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि अगर 1.29 डॉलर, अगर आप सॉरी $1.90 अगर आप क्या कर रहे हो, कमा रहे हो, तो आप गरीब नहीं हो। तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, कि हम क्या करें, इन सभी हाउस होल्ड को मंथली बेसिस में इतना पैसा देना शुरू कर दें, मल्टीप्लाई 30। अगर मंथली बेसिस में उनको इतना पैसा देना शुरू कर दें, उनकी यूनिवर्सल बेसिक इनकम रखते हैं, तो ये सबके सब ऑटोमेटिकली किससे बाहर आ जाएंगे, पॉवर्टी से। उससे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम।
वी आर स्पेंडिंग 12 लाख करोड़ इन स्कीम्स। इन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे क्या हो गया, हम लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम है, हमने दुनिया भर की स्कीमें लगा के रखी हैं, हम लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि आउट ऑफ दैट 3.3 लाख करोड़ इन सब्सिडीज, एंड येट स्कीम सब्सिडीज सफर फ्रॉम टू प्रॉब्लम्स। इन्हें बोला कि 3.3 लाख जो सब्सिडीज है ना, वो अभी भी क्या कर रही है, 12 लाख करोड़ में से 3.3 अभी भी क्या कर रही है, टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक क्या एरर किस टाइप कह रही है, इंक्लूजन एरर, एक होती है एक्सक्लूजन एरर। इंक्लूजन एरर क्या हो गया, वेल डू विद द फैमिलीज रिसीव बेनिफिट्स फ्री राइडर्स, मतलब क्या कि जो डिजर्व नहीं करते, मतलब जिनकी अच्छी अच्छी खासी इनकम है, जिनको बेसिक इनकम नहीं, मतलब स्कीम्स नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, उनको स्कीम से क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, उसको हम कहेंगे इंक्लूजन एरर। और एक्सक्लूजन एरर क्या हो गया कि जो सच्ची में डिजर्व करते हैं स्कीम को, उनको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, जो रियल पुअर पीपल है। 40 to 60% ऑफ द रियल नीडी फैमिलीज डू नॉट रिसीव बेनिफिट्स। ठीक है, एट द सेम टाइम लीकेज होती है 20 to 36% ऑफ मनी अलॉटेड होती है, मनरेगा इज गॉन इन करप्शन बाय मिडल मैन एंड ब्यूरोक्रेट्स। सब मिले हुए, ऑब्वियसली बात है, इंडिया में करप्शन तो होगी, इतना तो सिंपल सी बात है। ठीक है, और सुरेश तेंदुलकर पॉवर्टी एस्टिमेशंस लगाया था 2011 में, उसने क्या बोला था कि एनी रूरल पर्सन हु इज स्पेंडिंग मंथली इनकम, ऑब्वियसली बात है, मैंने बात कर ली है, इज नॉट पुअर। ठीक है, और जो अर्बन पर्सन है वो कितना कर रहा है, अगर इतना कर रहा है तो वो भी पुअर नहीं है। सो इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला था 2017 में, सजेस्ट किया कि बेटर वी सिंपली गिव देम money so they can spend on minimum aforementioned amount so that they can automatically come out the poverty line। अगर हम उनको इतना पैसा एक ही बार क्या कर दें, मतलब हर साल क्या करते हैं, इतना प्रोवाइड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, पॉवर्टी लाइन से बाहर आ जाएंगे। जैसे वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि आपके पास $1.90 होने चाहिए पर डे के हिसाब से। अगर हम आपको पर डे के हिसाब से इतना पैसा देते जाएं तो आप ऑटोमेटिकली पॉवर्टी लाइन से बाहर आ गए। मुबारक हो इंडिया, पॉवर्टी पुअर नहीं रहा। वो आइडिया था क्या, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की डेफिनेशन क्या है, मीन्स गवर्नमेंट डिपोजिशन ऑन स्पेसिफिक सम ऑफ मनी इन द बेनिफिशियरीज अकाउंट, डिपॉजिट कर देता है, एक स्पेसिफिक सम डाल दिया जाता है कहाँ पे, बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ईच ईयर। ठीक है, टू ऑगमेंट हिज हर परचेजिंग पावर इन दी ओपन मार्केट, ताकि उसको एक परचेजिंग पावर मिल जाए किसी चीज को खरीदने की। द टर्म यूनिवर्सल इज डी जोर इन रियलिटी। ठीक है, द यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज नॉट मेड फॉर रिच एंड मिडिल क्लास। इन रियलिटी में क्या, यूनिवर्सल बेसिक इनकम ऑब्वियसली बात है, आप कितना पैसा प्रोवाइड कर रहे हो, 1000 रुपया। अगर एक रूरल अर्बन पर्सन के लिए आप 1000 रुपया क्या प्रोवाइड कर रहे हो पर मंथ का, तो मुझे नहीं लगता कि 1000 से हम कहीं बाहर खाने पीने भी चले जाए ना, तो आई थिंक 1000 रुपीज वहीं पे बिल आ जाता है, अगर 3-4 दोस्त इकट्ठे हो तो। ऑब्वियसली बात है कि हम जैसे लोगों के लिए ना ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं है, ये उनके लिए है जो जिनका 1000 रुपये के हिसाब से क्या चलता है, पूरे एक महीने का खर्चा निकलता है, जिनको इनसे चावल खरीदने होते हैं, दाल खरीदनी होती है, ताकि उनके घर से सर्वाइवल हो सके। ये मिडिल क्लास और रिच मैन के तो है नहीं है। अब एक स्कीम आती है, कौन सी, पीएम किसान निधि। अब आपको आगे मैं कुछ स्कीमें ही बताऊंगा ताकि क्या हो जाए, स्कीम से आपको हो जाए आइडिया हो जाए और आप क्या कर सको कि मोस्ट ऑफ द अगर आपके क्वेश्चन आने में, तो मुझे लगता है कि इन्हीं के बीच से आ जाने चाहिए। पीएम किसान निधि जब आप लॉन्च हुई थी 24 जनवरी, आपको याद है डेट जरूरत नहीं है, 2019 आप याद रख सकती हो। टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है ये, पर आपको करना पड़ेगा। पर ये क्या ना कि ये आपको ना, ये थोड़ा कंसेप्चुअल नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें अगर आप एक दो बार पढ़ोगे, आपको इसके बीच से हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं कुछ स्कीम्स के बारे में बात करूँ, जैसे पीएम किसान निधि होगी ना, और आगे वाली स्कीम्स तो मैंने बिल्कुल क्या की हुई है, शॉर्ट रखी है, ताकि आपको इसके बीच ज़्यादा जाना पड़े, क्योंकि मुझे लगा कि मे भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो रहा है, तभी मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया। 2019 में आई थी टू सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड ऑफ द लैंड होल्डिंग फार्मर्स। ठीक है, जब ये पहली बार स्कीम आई थी, किस लिए आई थी, कि जो किसान है उनको क्या मिले, पैसा मिल जाए। क्यों? क्योंकि अभी क्या करना पड़ता है उनको, क्या उनको हर साल क्या करनी पड़ती है, 1 to 2 टाइम्स उनको क्या करना पड़ता है, कल्टीवेशन करनी पड़ती है।
अब जब वो कल्टीवेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है सीड्स की, ठीक है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये कुछ चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। तभी सरकार ने बोला कि हम क्या करेंगे, ये आपको ना इंस्टॉलमेंट्स में हर 3-3 महीने बाद हम क्या करेंगे, आपको 2-2 हज़ार रुपया देंगे। तो मतलब आपको टोटल एक साल में कितना मिल रहा है रुपीज़, फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ 6,000 रुपीज़ पर ईयर आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा हर 4 महीने के बाद, ठीक है। और वो कहाँ पे आ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, इसके थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कम से कम टर्म में याद रखने की कोशिश करो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए मिनिमम। द स्कीम वाज इनिशियली मेंट फॉर, देखो जो सब स्टार्टिंग में स्कीम आई थी वो किस लिए थी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए जिनके पास कितनी लैंड होल्डिंग है, अप टू 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। अब बट अब वो किसके लिए, और उन्होंने क्या बोल दिया कि कोई भी अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी में चाहे जिसकी 1,000 एकड़ है, 9 एकड़ जमीन हो, चाहे जितनी मर्जी हो, अब सबको मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस इंसान के पास 1,000 एकड़ जमीन है वो 6,000 मिलेगी, थोड़ी सा जाके इतना पंगा करेगा, इतने डॉक्यूमेंट्स के बीच जाएगा, छोटे ही जाएंगे। तो अब आपसे पूछ सकते हैं क्या, कि ये चीज़ पूछेंगे कि जो पीएम किसान निधि है वो किसके लिए, सिर्फ अप टू 2 हेक्टर ऑफ लैंड जिनके किसान जिनके पास होते हैं, पर ऐसा नहीं है। और बोला कि ये गलत है, किसके लिए, हर किसी के लिए, एक्सटेंडेड ओवर टू ऑल द फार्मर्स, हर फार्मर के लिए। फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब क्या है कि सेंटर पूरी फंडिंग कर रहा है, 100% ऑफ द फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट्स टू एंश्योर प्रॉपर क्रॉप हेल्थ एंड appropriate yield and commensurate with the anticipated farm income at the end of the each crop cycle, to protect them from falling in the clutches of money lenders for meeting such expenses and ensure their continuance in the farming activity। अब देखो कुछ स्कीम्स क्या है, इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या है, जैसे क्या हो गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना क्या हो गया, कि आपको एलपीजी के फ्री कनेक्शन मिले थे। इट एनविसार्ज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस टू द वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन में। वो क्या फ्री में क्या मिले थे, एलपीजी कनेक्शन। अब आपसे पूछ लेंगे पीएम उज्ज्वला योजना क्या, सिंपल सी बात है। और ऑब्वियस सी बात है कि उसको कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती होगी, उज्ज्वला योजना की बात की है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिर बात आती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है। दिस स्कीम प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड ब्लैक मनी इन द कॉन्फिडेंशियल मैनर एंड अवॉइड द प्रोसिक्यूशन आफ्टर, जिन जिन बंदों ने टैक्स नहीं दिया था, पहले मान लेते उनकी 50% 40% ऑफ उनको इनकम करनी थी, टैक्स देनी थी। अब उन्होंने बोला कि नहीं, अब आप क्या करो, 50% ऑफ इनकम टैक्स दे दो, ताकि आपने पिछले 10 साल से जो नहीं दिया उस हिसाब से हमें क्या करो, टैक्स प्रोवाइड करो। तो हम क्या करेंगे, आपको सजा वगैरह कुछ नहीं होगी, ठीक है। एंड एन एडिशन 25% ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम आपको करना पड़ेगा, ये 50% तो आपको देना ही देना पड़ेगा क्या, टैक्स। बट एट द सेम टाइम जो बाकी बची इनकम है 25% आपको क्या करना पड़ेगी, इन्वेस्ट भी करनी पड़ेगी किसमें, गवर्नमेंट स्कीम में। चाहे आपको कुछ देर के बाद वो आपको वापस पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको कम से कम 5-10 साल वो इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। सोलर चक्रा मिशन, इसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल फाइनेंस, एमएसएमई में, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में। इट एम्स एट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर नियरली 1 लाख पीपल थ्रू सोलर चक्रा। सोलर चक्रा में क्या होगा, सिंपल सी बात है कि आपको सपोज क्या करना है, अगर आपको अगरबत्ती क्रिएट करनी है, जो आपको कोई भी एक, हम क्या बोलते हैं, कढ़ाई वगैरह नहीं करते वो, तब वो अपने हाथों से करते रहे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तभी उन्होंने क्या किया कि एक सोलर पैनल लगा के उनको चक्रा बना के दे दिए, ठीक है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं क्या, स्पिनिंग जनी, जिसे वो कर सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं। वो किसके थ्रू चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है आपको, सोलर एनर्जी से। आपको ये हमारी जो लाइट जहाँ से आ रही है वहाँ से ग्रिड वगैरह से लाइट की जरूरत पड़ेगी। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, और जिसको हम पोषण अभियान भी कहते हैं, इंप्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, टू रिड्यूस द लेवल ऑफ अंडर, ऑब्वियसली बात है कि न्यूट्रिशन मिशन है, तो अंडर न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन को खत्म करने की क्या चल रही होगी, बात चल रही होगी। एंड एनहेंस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन द कंट्री, ऑल्सो टू रिमूव द न्यूट्रिशनल आउटकम ऑफ द एडोलसेंट्स, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। देखो ये यहीं पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। देखो एडोलसेंट लिखा हुआ है ना, ये आपके लास्ट में सही में आपको आया भी था क्वेश्चन, जो एडोलसेंट होते हैं वो
किसको बात करते हैं। ऐसे ही आपके क्वेश्चन निकलते रहते हैं। एडोलसेंट हो गया 14 से 18 की एज के बीच जो हम क्या बोलते हैं एडोलसेंट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ठीक है, वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम दैट इज इंट्रोड्यूस्ड और द ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, इनके लिए आई हुई है, ठीक है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन कर रहा है वो। इट एम टू प्रोवाइड माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज टू द स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, अगर उनको किसी को ठेला लगाना है या कुछ लगाना है तो उनको कम से कम 50 से 60 हज़ार का लोन वगैरह प्रोवाइड कर दो, ताकि वो क्या करें, अपना रोजगार क्रिएट कर सके। तो पॉवर्टी रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो पॉवर्टी में इस टाइम इतना ही है। तो होप करता हूँ कि इसी के बीच से आपकी पॉवर्टी का कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाए। देन अगेन ये काफ़ी क्या डायनामिक सब्जेक्ट है, तो 100% बोलना किसी चीज़ के लिए क्या मुश्किल ही है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे आप या फिर आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, नीचे पूछ सकते हो कमेंट सेशन में। और एट द सेम टाइम अगर आपको इसके ये नोट्स चाहिए तो आप कहाँ पे जा सकते हो, टेलीग्राम चैनल में। नीचे टेलीग्राम चैनल का नीचे डाल दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दिया। थैंक यू।